नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, हिंदी के बेहतरीन कवियों की यह श्रृंखला अभी जारी है और जारी है उन कवियों को नए सिरे से याद करने का एक सिलसिला जिन्हें मैं भूल तो नहीं चुका था, लेकिन जो मेरे स्मृति कोश में कहीं दूर अनालोकित से बैठे हुए थे। अचानक इस श्रृंखला ने उनको मेरे लिए नए सिरे से प्रकाश में ला दिया है। आज मैं जिन दो कवियों की बात करने वाला हूं, उन्होंने बहुत कविताएं लिखी हैं, उनके कई संग्रह हैं, दोनों की एक व्यापक पहचान भी रही है और दोनों की कविताएं किसी खांचे में समाने के लिए नहीं हैं। मैं बात कर रहा हूं दो कवियों, चंद्रकांत देवताले की और लीलाधर जगुड़ी की। चंद्रकांत देवताले का कुछ वर्ष पहले निधन हो गया। लीलाधर जगुड़ी हमारे सौभाग्य से अभी तक रचनारत हैं। चंद्रकांत देवताले बल्कि हिंदी की लगभग सारे कवि हिंदी में साधारणता को, मामूलीपन को एक गरिमा देने का संस्कार बचा हुआ है। हिंदी कविता में लगातार वो दिखाई पड़ता है। किसी भी कवि को उठा लीजिए, लगेगा कि ये साधारणता की महिमा का कवि है। हालांकि उसके बावजूद हर कवि अपने ढंग से इस बात की पहचान करता है, उस साधारणता के भीतर छुपी मनुष्यता को अपने ढंग से निकालता है। चंद्रकांत देवताले की कविताओं में भी परिवार बहुत है। माँ कई बार आती है, तरह तरह से आती है। पिता आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं, और माँ के तो कई रूप हैं। कविता इस बात में है कि मैं माँ पे कविता नहीं लिख सकता। मैं जिस कविता से शुरुआत करना चाहता हूँ वो एक बहुत ही सामान्य अनुभव की कविता है, लेकिन देखिए वो आपको कैसे अचानक एक मर्मभेदी हाहाकार से भर सकती है। उसका शीर्षक है कम खुदा न थी परोसने वाली। चार जने बैठे थे जीवने रात का भोजन। चार जने बैठे थे जीवने रात का भोजन, सब बच बच कर खा रहे, तीनों बच्चे तक समझदार। एक गरीब परिवार की जहां खाना मुहाल है, उसकी कविता है चार जने बैठे थे जीवने रात का भोजन, सब बच बच कर खा रहे, तीनों बच्चे तक समझदार। पीते बीच बीच में पानी, पिता लेते नकली डकार। पर कम खुदा न थी परोसने वाली, बहुत है अभी इसमें, मैंने तो देर से खाया, कहते परोसती जाती। माँ थी सबके बाद खाने वाली, जिसके लिए दाल नहीं। देगची में बची थी हलचल, चुल्लू भर पानी की, और कटोरदान में भाप के चंद्रमा जैसी रोटी की छाया थी। ये कई बार मजबूरी में भूखे सो जाने वाली माँ की कविता है। ये सच है कि हम इसको कितना गौरवान्वित करें, ये आज की दुनिया में सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन ये त्याग, ये अपनापन, ये एक तरह की जो अपने बच्चों, अपने परिवार के प्रति संरक्षण की चाह है या उसकी ज़रूरत है, उसकी बड़ी मार्मिक अभिव्यक्ति इस कविता में आप आराम से पा सकते हैं। ऐसी और भी कविताएं हैं, लेकिन चंद्रकांत देवताले सिर्फ इस मामूलीपन के, इस सरलता के कवि नहीं हैं। उनके यहाँ आपको कई ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो हैरान कर सकते हैं। थोड़ी फंतासी भी मिल सकती है, अभिव्यक्ति को बड़ी बारीकी से देखने का ढंग भी मिल सकता है। जो कवि बहुत बड़े पैमाने पे कविताएं लिख रहा हो, जाहिर है कि उसके पास बहुत सारी कविताएं होंगी। जैसे कविता में अचानक मुझे मिल गई, अगर तुम्हें नींद ना आ रही हो, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो मत करो कुछ ऐसा कि जो किसी तरह सोए हैं उनकी नींद हराम हो जाए। हो सके तो बनो पहरुए, दो सपनों से बचाने के लिए उन्हें गाओ कुछ शांत मध्यम नींद, और गाओ कुछ शांत मध्यम नींद और पके उनकी, जिससे सोए हुए बच्चे तो नन्हे फरिश्ते ही होते हैं, और सोई स्त्रियों के चेहरों पर हम देख ही सकते हैं थके संगीत का विश्राम। और थोड़ा अधिक आदमी होकर देखोगे तो नहीं दिखेगा सोए दुश्मन के चेहरे पर भी दुश्मनी का कोई निशान।
अगर नींद नहीं आ रही हो तो हंसो थोड़ा, झांको शब्दों के भीतर, खून की जांच करो अपने, कहीं ठंडा तो नहीं हुआ है। ये चंद्रकांत देवताले कई दूसरी चीजें वो अभिव्यक्ति के ढंग को भी अपनी तरह से बरतते हैं, और वो प्रेम को भी, उनके यहाँ प्रेम कविताएं भी बहुत सारी हैं। एक मैं चाहता हूं कविता आपको सुना देना, उसका एक हिस्सा जो मैं कह रहा हूं। कविता का शीर्षक है छिपी हुई हैं चीजें पर मैं उन्हें देख सकता हूं, मैं सुन सकता हूं उसे भी जो बंद होठों के भीतर ही कहा गया। मेरे सामने मुसीबत का कोई वैसा पहाड़ नहीं है कि भूख से बिलबिलाते आदमी को ले जाकर नाटक घर के दरवाजे पर छोड़ आऊं, या खा पी कर जाऊं चैन से और दिन भर की हड्डी तोड़ थकान के बाद सोने जा रहे लोगों की नींद के दरवाजे पर भय के भेड़िए छोड़ आऊं। उसके बाद वो कहते हैं अंत में उस कविता के, अभी मैं सिर्फ इतना ही बताता हूं कि वह जो हंस रहा है उसका हाथ जेब में रखे चाकू पर होता है, वह जो अदृश्य हो गया है दूर जंगलों में बंदूक साफ कर रहा है, और वह जो प्रकट हो रहा है आत्मीय मुस्कान के साथ, तुम खुद सोच लो कि वह कौन है। ये फिर एक अलग तरह के देवताले और एक प्रेम कविता से इतनी प्यारी, बल्कि वह भी अधूरी कविता। मेरे होने के प्रगाढ़ अंधेरे को पता नहीं कैसे जगमगा देती हो तुम अपने देखने भर के करिश्मे से। कुछ तो है तुम्हारे भीतर जिससे मुझे अपने बियाबान सन्नाटे को, कुछ तो है तुम्हारे भीतर जिससे अपने बियाबान सन्नाटे को तुम सितार सा बजा लेती हो समुद्र की छाती में। फिर एक हिस्सा है और अंत होता है कविता का, जो भी हो मैं आता रहूंगा उजली रातों में, चंद्रमा को गिटार सा बजाऊंगा तुम्हारे लिए, और वसंत को पूरे समय वसंत को रुई की तरह धुनकता रहूंगा तुम्हारे लिए। अब दूसरे कवि की बात, लीलाधर जगुड़ी ने भी कई संग्रह उनके आ चुके हैं, और उनके एक संग्रह का नाम तो मैं अक्सर आज खबर की स्थिति बताने के लिए लेता हूं। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, तो विज्ञापन से जो खबर का मुंह ढका है, इस बात को वो कितनी सहजता से कह जाते हैं, इसके अर्थ को समझने की कोशिश कीजिएगा। असल में लीलाधर जगुड़ी शब्दों के साथ कौतिकतापूर्ण खेल करने वाले कवि हैं। वो शब्दों की बनावट में, बुनावट में, उनकी आत्मा में जैसे झांक जाते हैं। उनको मालूम है कि शब्द किसी दूसरे शब्द के साथ मिलकर कैसा नया अर्थ पैदा कर सकता है। हमारा देखना हमारे बोलने के साथ मिलकर क्या कुछ हो सकता है। वो तरह तरह से अभिव्यक्ति को बरतते हैं, एक तरह का विनोदपूर्ण लेकिन कभी कभी त्रासद और कभी कभी विद्रोही रुख भी उनका बहुत आत्मीय, बहुत महत्वपूर्ण लगता है। जिस कविता से उनकी मैं शुरुआत करना चाहता हूं, अभिव्यक्ति कहने की बात मैंने की, आंखों के देखे हुए को बताने के लिए, आंखों के देखे हुए को बताने के लिए जुबान को खोलने पड़ते हैं भाषा के ताले। देखना भी बोलने लगता है, अनुभूति का एक खेल अजब है, बातों ही बातों में पंक्ति दर पंक्ति बन जाती है शब्दों की। कई कई आंखें दिखने लगती हैं कई कई निगाहों के साथ। तो ये एक पेच है जिसको वो खोलते हैं अभिव्यक्ति का, और उनके भीतर किसी भी हस्तक्षेप से दृश्य को, किसी मासूमियत को बचाने की, उगते हुए फूल को बचाने की कितनी मानवीय इच्छा है, डर नाम की उनकी कविता बताती है। जिधर चिड़िया गा रही थी उधर से भी हटा मैं कि वह उड़ न जाए, जिधर फूल खिल रहा था उधर पीठ कर दी कि मुरझा न जाए। इस तरह आया एक छूटा भूला हुआ गाना, एक झरा हुआ फूल मुझे याद, एक भरा हुआ फूल मुझे याद। वर्तमान को इस तरह और बनाया, अतीत बनाया पतझर ने।
और एक कविता जो उनके कौतुक का एक प्रमाण है, चुल्लू की आत्मकथा। चुल्लू भर पानी में डूबने का मुहावरा आप जानते हैं। चुल्लू यानी सड़क पे कहीं भी पड़ा हुआ छोटा थोड़ा सा पानी। तो ये चुल्लू अपनी आत्मकथा कह रहा है, मैं न झील न ताल न तलैया, न बादल न समुद्र, मैं यहाँ फंसा हूँ इस गढ़िया में, चुल्लू भर आत्मा लिए सड़क के बीचों बीच। पानी में सड़क पे पड़ा हो तो कितनी चीजें उसमें बन जाती हैं। मुझ में भी झलकता है आसमान, चमकते हैं सूर्य सितारे चांद, दिखते हैं चील कौवे तोते और तीतर, मुझे भी हिला देती है हवा। मुझ में भी पढ़कर सड़ सकती हैं फूल पत्तों सहित हरियाली की आत्मा। रोज कम होता मेरी गंदली आत्मा का पानी, बदल रहा है शरीर में चुपचाप, भाप बनकर बाहर निकल रहा हूं मैं। तो ये लीलाधर जगुड़ी का अंदाज है, और इस अंदाज में कई बार वो ईश्वर को चुनौती देते हैं, लगातार बढ़ते हुए ध्रुव को सवालों से घेर लेते हैं। वो किसी को जैसे इन कविताओं में कम से कम छोड़ने को तैयार नहीं होते। उनका संग्रह ईश्वर की अध्यक्षता में, ये नाम भी अपने आप में काफी कुछ कहता है। और जो कविता है पहली, मेरा ईश्वर मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने दुखी न रहने की ठान ली। मेरे देवता मुझसे नाराज हैं क्योंकि जो जरूरी नहीं है मैंने त्यागने की कसम खा ली। न दुखी रहने का कारोबार करना है, न सुखी रहने का व्यसन। मेरी परेशानियां और मेरे दुखी ईश्वर का आधार क्यों हों, पर सुख भी तो नहीं कोई है मेरे पास सिवा इसके कि दुखी न रहने की ठान ली है। और देखिए इसके बाद उनकी कविता किस तरह का विद्रोही स्वर अख्तियार करती है। सरस्वती के प्रति उनकी लगता है कि दो कविताएं तो हैं। एक बात और मैं बताऊंगा इस कविता के पाठ के बाद, तुम वाणी से हटकर मात्र कमाई की देवी होती जा रही हो। सरस्वती को बोल रहे हैं, तुम वाणी से हटकर मात्र कमाई की देवी होती जा रही हो, उत्पादन के नहीं छीना झपटी के काम आ रही हो। कुछ के लिए पूरी तरह विज्ञान, कुछ के लिए अचंभा और अज्ञान क्यों। तुम हत्याओं और हत्यारों से घिरी हो, उनके साथ हो गई लगती हो जिन्होंने शब्दों को निरर्थक बना दिया। क्या तुम्हारी प्रतिभा के हिस्से नहीं हैं तरह तरह के नशे और तरह तरह की पिस्तौलें। ये कविताएं जो हैं, ये कविता लंबी है, आखिरी हिस्से में मैं उसके चला आता हूं जहां वो अपने कौतुकपूर्ण रवैये से ही कहते हैं, माँ बता दो तो खैर है, तुम सशस्त्र लोगों की सरस्वती हो या निशस्त्र लोगों की। तुम ताबड़तोड़ तड़ातड़ धड़ाम धड़ाम कैसे हो गई। यह तो तुम्हारा संगीत नहीं था। इस धाए धाए के बीच शब्द फूटने की प्रतीक्षा करूं या शब्द फटने का इंतजार। जिनका पाठ लूटपाट और ठाट बाट है, वे अपहरण की विद्या से लैस हैं। उनकी लिपि में लाशें बिखरी हैं, उनकी कलम से सर कलम हो रहे हैं और दिल दीवारों जैसे छलनी। दोस्तों एक बात और मैं बताता हूं जो इनकी कविता की बहुत खास बात है। लीलाधर जगुड़ी काल के एक बहुत लंबे प्रवाह को देखने के आदी रहे हैं। जैसे अगर वे कागज देखें तो उसके पीछे पेड़ की स्मृति उन्हें आएगी। पेड़ को देखते हुए शायद किसी चट्टान की स्मृति आएगी। चट्टान के पीछे हो सकता है वो किसी समुद्र को देखें और समुद्र के पीछे धरती के बनने की प्रक्रिया तक जा पहुंचे। यह पुरानापन, यह नयापन उनकी कविताओं में इस कमाल के ढंग से घटित होता है कि हम हैरान रह जाते हैं कि वो कविताएं लिखते हुए कहाँ से शुरू कर देते हैं। उनका जो इतिहास बोध है वह कितना गहरा है। कीड़ा प्रसंग, मैं एक हिस्सा इसका सुना के ये बात खत्म करूंगा। एक मामूली कीड़ा इतिहास में एक पूरे पेड़ को खा रहा है। दृश्य में वह लगातार अदृश्य बना रहा है। अब प्रत्यक्ष में धीरे धीरे प्रत्यक्ष की तरह एक केंचुआ जमीन से बाहर आया। उसमें सरकने से कोई दृश्य
किसी और सा दिखने लगा। क्या मामूली परिवर्तन ये चीजें कर देती हैं और दृश्य बदल जाता है। एक और कीड़ा कुलबुलाता हुआ आया और अपनी चमक छोड़ता हुआ दृश्य बदलकर चला गया। भूगोल में कोई दृश्य पहले जैसा नहीं रह गया है। हर दृश्य के अपने कीड़े हैं। कीड़े अपना काम करते हैं, चित्रकला की सहायता नहीं। तो ये जो चीजें हैं कविता में, समय को के अपरिमित दौर को देखने की, एक जब हम घर बनाते हैं तब आकाश को गुफा में बदल रहे होते हैं, उतनी जमीन पर जंगल या खेती को कम कर रहे होते हैं। हमारा स्वभाव एकदम उस घर जैसा होता जाता है जिसमें जंगल और जानवर और गुफाएं शामिल रही हों। वीराने में जड़ जमाए किसी खंडहर में जैसे कोई वनस्पति खिलने को हो। हर नए में एक खंडहर होता है। पहली बार टूटे दांत सा दिखता घर नए दांत सा दिखने लगता है। हर चीज का जैसे एक आकार होता है वैसे निराकार भी, जिसका होना दिखते ही न होना भी कौंध जाता है। जिसका होना दिखते ही न होना भी कौंध जाता है। होने न होने के बीच, काल और अवधि के बीच, तात्कालिकता और शाश्वत के बीच ये कविता लीलाधर जगुड़ी की है। श्रृंखला अभी जारी रहेगी। धन्यवाद।